हमें काफी दिन बाद एक मेल आया। ये मेल मैंने रात में खोला था। जब मैं एक कहानी पढ़ रहा था तो मेरे रोए खड़े हो गए। कहानी को अंत तक अवश्य सुनिएगा। अंत तक जाते जाते आपको भी रियलाइज होगा कि कई चीजें हमारे जनरेशन को अफेक्ट करती हैं। कई चीजें जनरेशनल कर्स कही जाती हैं। इसमें हर पात्र का नाम बदला गया है और लोकेशन भी बदला गया है। कहानी हमको मिली ने भेजा। मिली जो इस टाइम MBBS थर्ड ईयर की स्टूडेंट हैं। वो 1970s की अपने पापा के गांव की एक बात बताती हैं। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। मेरे पिता जो कि गांव से शहर जाके डॉक्टर बने थे, उनका बचपन अपनी गांव की गलियों में बीता था। उन्होंने इस घटना का अक्सर जिक्र किया। वो बताते थे कैसे गांव की गर्मियों में काफी उमस होती थी और कैसे आसमान में चमकते तारे और चांदनी रातें जिसकी हवा में नमी होती थी और गर्म हवाएं कभी धीमी से चलती थीं। जब मेरे पापा MBBS थर्ड ईयर में पहुंचे तब उनका परिवार शहर शिफ्ट हो गया था। फिर भी गर्मियों की छुट्टियों में वो अपने गाँव जाया करते थे। गाँव में उनकी दादी और उनकी दादी की सास रहा करती थी और कुछ गाय भैंस और कुछ मवेशी रहा करते थे। उनके गांव का घर 2 मंजिला ईंटों से बना घर था, जिसके छत पे मिट्टी के लाल टाइल्स लगे हुए थे। घर का बाहरी हिस्सा हल्के नीले और सफेद रंग से पुता हुआ था, जो रात के अंधेरे में एक अलग ही छटा बिखेरता था। घर के आंगन में बड़ी सी चारपाइयां बिछी रहती थीं और एक कोने में एक बड़ा सा नीम का पेड़ था, जिसकी डालियां घर की छत तक पहुंचती थीं। इसी गर्मी की छुट्टियों में मेरे पापा और उनके मौसेरे भाई, जिनका नाम अर्जुन था, वो खाना खाने के बाद हमेशा की तरह आंगन में बैठते हैं। उस रात को उमस कम थी और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। आसमान साफ था। चाँद की मध्यम रोशनी में आंगन के हर कोने की छाया स्पष्ट दिखाई दे रही थी। चारपाई पर लेटते हुए बचपन की कहानियां और दोस्तों के साथ बिताए गए समय की यादें ताजा की। कब बात करते करते देर रात हो गई पता ही नहीं चला। मेरे पिताजी जल्दी ही गहरी नींद में सो गए, लेकिन पापा के भाई अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। रात के सन्नाटे में अचानक एक धीमी सी आवाज ने उनका ध्यान खींचा। यह आवाज उनके घर के मेन डोर की ओर से आती हुई लग रही थी। उस समय रात में लाइट चली जाती थी तो घर में थोड़ी थोड़ी दूर पे दीवार में बने हुए छेद में लैंप धीरे करके जलाई जाती थी, जिससे हल्की हल्की रोशनी आती रहती थी। उसी रोशनी में अर्जुन ने देखा कि एक काफी ऊंचा और काले रंग का साया, जो कि काफी विशाल लग रहा था, धीरे धीरे अंदर आ रहा था। उस साये की परछाई तो जमीन पे पड़ रही थी प्रॉपरली, लेकिन हवा में वो साया उतना क्लियर नहीं लग रहा था। ध्यान से देखने पर ही वो साया दिखाई दे रहा था, वो भी परछाई से कोरिलेट करना पड़ता था। वो अजीब सा साया आंगन में आके अर्जुन की तरफ देखा और फिर घर के पीछे की तरफ मुर्गी खाने की तरफ बढ़ गया। उसके पैरों की आवाज काफी धीमी थी लेकिन काफी स्पष्ट थी, जैसे किसी ने जूते ना पहने हों पर पैर जमीन पर पड़ते ही मिट्टी से बात करते हुए लग रहे हों। अर्जुन चाचा ने मेरे पापा को जगाने की कोशिश की, पर पापा काफी गहरी नींद में सोए थे। डर के मारे वो भी लेटकर चुपचाप आंख बंद कर लिए और सर पे चादर ओढ़ लिए। उनको थोड़ी देर बाद रियलाइज हुआ कि वही साया फिर पीछे के दरवाजे से लौटते हुए उनके बिस्तर के बगल में आया और उनको लगा कि कोई बिस्तर के ऊपर से उन लोगों को देख रहा है, और थोड़ी देर बाद उनको लगा कि वो साया वहां से चला गया। और यही करते करते अर्जुन चाचा रात भर सो नहीं पाए और धीरे धीरे चिड़ियों की चहचहाने की आवाज आई और सुबह हो गई। सुबह होते ही अर्जुन चाचा ने मेरे पिताजी को सब कुछ बताया। वो दोनों मुर्गी खाने की ओर गए और वहां जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। सारी मुर्गियां मरी पड़ी थीं और उनके गले इतनी सफाई से मरोड़े गए थे कि एक भी खून की बूंद नहीं निकली थी। यह देखकर उन्होंने घर के बाकी लोगों को भी जगाया और सब कुछ बताया। जब सुबह अर्जुन चाचा ने घर के सभी सदस्यों को ये बात बताई तो सब लोग स्तब्ध हो गए थे। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी, पर मेरे पापा की दादी की सास, उनकी आंखें काफी चिंतित हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि उनके झुर्री वाले चेहरे पर कोई पुरानी मेमोरी अचानक से याद आ गई हो। उन्होंने बस यही बोला कि वह वापस आ गया है। दोपहर में ही उन्होंने गांव के पंडित को बुलाया
और देवी की पाठ रख दिया और बोला कि देवी के पाठ शुरू होने के बाद शाम को भजन के बाद सब लोग साथ में भोजन करेंगे और साथ में सोएंगे, कोई भी आंगन में नहीं रहेगा। घर के बड़े वाले हॉल में सब लोग साथ में सोने की तैयारी करते हैं। सोने के पहले दादी ने बताया कि बहुत साल पहले जब वो नई नई दुल्हन बनी थी, गांव में एक तांत्रिक रहता था। उस तांत्रिक के घर के बाहर हमेशा खून के छींटे पड़े रहते थे। गांव के लोगों के घर से मुर्गियां और मवेशी कभी न कभी गायब हो जाते थे। एक दिन गांव वालों ने उसे पकड़कर काफी पीटा और गांव से निकाल दिया। सब लोग उसको जान से मारना चाहते थे, पर तुम्हारे बाबा ने उसको बचा लिया। बस उसको बोला कि इसको गांव से निकाल दो। जाते हुए उस तांत्रिक पे दया करके बाबा ने उसको कुछ पैसे दे दिए और बोले कि तुम यहाँ से दूर भाग जाओ। वो कहाँ गया था वो किसी को नहीं पता। थोड़े साल बाद गांव में लोगों को अचानक से ऐसे ही काली छाया दिखना शुरू हो गई और जिन लोगों ने उस तांत्रिक को मारा था, धीरे धीरे उन सबकी मृत्यु होना शुरू हो गई। लेकिन किसी को कुछ शक नहीं हुआ, क्योंकि ये जो मृत्यु हो रही थी वो लगभग 1-1.25 साल के भीतर होना शुरू हुई। एक दिन दादाजी को सपने में वो तांत्रिक दिखाई दिया। उस तांत्रिक ने दादाजी को धन्यवाद दिया और बताया कि वो गांव से थोड़े दूर जंगल में रह रहा है और उनको बोला कि मैं आपके नाते ही जीवित हूँ, मैं आपके और आपके परिवार की रक्षा करूंगा और मैं इसीलिए आया हूँ ताकि गांव के बाकी लोगों ने जिन्होंने उसे मारा था उनको मौत के घाट उतार पाऊं। दादाजी सवेरे उठते ही गांव के बाकी लोगों को इकट्ठा किया और सबके साथ ये प्लान बनाया कि उसको रंगे हाथों पकड़ते हैं। सब लोगों ने लाठी और भाले के साथ उस जंगल को घेर लिया और धीरे धीरे घेराव छोटा करते करते उस तांत्रिक के अड्डे पर पहुंच गए। तांत्रिक मिलते ही उन्होंने सबने उसको मारना शुरू कर दिया और उसका चेहरा लहूलुहान हो गया। मरने के पहले खून से लथपथ तांत्रिक ने दादाजी की ओर देखा और बोला, इस बार मैं तुम्हारी पूरी पीढ़ी खत्म कर दूंगा। पर उसके आगे वो कुछ बोलता तब तक सबने उसको मार डाला था और उसकी लाश को जला दिया था। वापस आते समय दादाजी को ऐसा लगा कि कोई साया आसपास मौजूद अवश्य है जो इन लोगों को छिप के देख रहा था, पर वो इस चीज को लेकर श्योर नहीं थे। दादी का कहना था उसके कुछ साल बाद दादा को नेचुरल डेथ मिली थी। पापा का कहना था कि ये कहानी सुनकर सब लोग काफी सहम गए थे और उस रात बड़ी मुश्किल से लोगों को नींद आई। उन लोगों को लग रहा था कि घर के आसपास कोई ना कोई रात भर चल रहा है। अर्जुन चाचा को बीच में ऐसा भी लग रहा था कि गांव का रोशनदान जो कि कम से कम 10 से 12 फीट ऊंचा होता है, वहां से कोई देखने की कोशिश कर रहा था। इस पाठ के ही बीच में दादी ने बोला कि गांव के उस पुराने पंडित से बात की जाए जो उस तांत्रिक को जानता था। गांव के उस पुराने पंडित से जब बात की गई तो उसने बताया कि यह भूत किसी और तांत्रिक के वश में है और वो तांत्रिक अब बंगाल में रहता है। मेरे पापा और अर्जुन चाचा दोनों लोग उसी रात कलकत्ता के लिए ट्रेन पकड़ लेते हैं। अगले दिन जब वो कलकत्ता पहुंचते हैं तो वो उस तांत्रिक के पास जाते हैं और उसको अपनी पूरी व्यथा सुनाते हैं। तांत्रिक का कहना था यह प्रेत उनके पास स्वयं आया था, क्योंकि प्रेत बिना तांत्रिक के काफी कमजोर हो जाते हैं। और उस प्रेत ने उनको अपनी पूरी कहानी बताई और उसने बोला, मैं आपके वश में आ जाऊंगा, पर मुझे थोड़ी शक्ति चाहिए और अपने पुराने तांत्रिक के अधूरे काम को पूरा करना है। उस तांत्रिक ने मेरे पापा को बताया कि एक ही तरीका है कि इस देवी पाठ के खत्म होने के पहले आप लोग उस घर को छोड़कर निकल जाइए, क्योंकि ये साया आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगा। मेरे पिताजी और अर्जुन चाचा तुरंत अगले दिन घर पहुंचे। उन्होंने घर वालों को ये बात बताई और परिवार ने घर छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी। सबने सामान पैक करना शुरू कर दिया। ये 7वें दिन देवी पाठ का आखिरी दिन था और 8वें दिन इन सब लोग का प्लान था कि दोपहर में घर से निकल जाएं। दोपहर तक पैकिंग हो गई थी और गाड़ी भी खड़ी थी, पर गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। सबके ऊपर डर का साया छाने लगा। अर्जुन चाचा ने पापा को बाद में बताया कि जिस समय गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही थी, उनको पेड़ों के पीछे से वो साया देखते हुए नजर आया। जब तक कुछ होता तब तक हमारी दादी ने बजरंग बाण पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने भी कुछ देखा था। जैसे ही बजरंग बाण पढ़ना शुरू किया, गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो गई। लोगों ने बिना कुछ सोचे तुरंत गाड़ी पे बैठ गए और गाड़ी उस घर से चल निकली सामान के साथ। मेरे पापा अभी भी उस घटना को याद करते हुए बताते हैं
कि घर की सब बच्चों का आग बंद कर दिया गया था और दादी ने पापा लोगों से मना किया कि पीछे बिल्कुल भी मुड़कर मत देखना। जब वो लोग शहर पहुंचे तो दादी ने बताया कि क्योंकि मुझे पता था अब मेरी उम्र हो गई है, मैं उस घर में वापस कभी नहीं जा पाऊंगी, इसलिए मैं पीछे से उस घर को एक बार मुड़ के जरूर देखी थी। और जब मैंने उस घर को मुड़ कर देखा तो मैंने देखा कि वो साया घर में प्रवेश कर रहा है और वो साया वापस मुझे पलट के देखा और ऐसा लग रहा था कि वो इशारों में ही मुझे कह रहा है, तुम तो थोड़े दिन में चली जाओगी, पर चिंता मत करना, मैं तुम्हारे घर को कभी छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि यह श्राप तुम्हारी पूरी पीढ़ी को लग गया है। ये कहानी पापा ने बचपन से हमें बताया है। मैं आपको मेल लिखने में इसलिए विवश हो गई क्योंकि हमारे मेडिकल कॉलेज, जो कि एक पुराना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, जब लगभग 100 साल पुराना, यहाँ की बिल्डिंग्स काफी पुरानी है। मुझे पिछले 2 महीने से ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा पीछा हमेशा कर रहा है और पिछले 3 दिन से मुझे ऐसा लग रहा है जब रात में मैं हॉस्टल की गैलरी में चलती हूँ तो मेरी परछाई थोड़ी बड़ी लगती है, नॉर्मल से थोड़ी दूर जाते दिखती है। कल मैंने अचानक पलट के देखा तो मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई साया चल रहा है और मुझे ऐसा लगा कि उस साया ने कहा है कि मैं लौट आया। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते। आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी।